नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज देश को परेशान करने वाली या कहूँ शर्मसार करने वाली 3 तस्वीरें आई। मुझे इन तीनों तस्वीरों ने दुखी किया। एक तस्वीर उन पुलिस वालों की थी जो चारों तरफ से दंगे के वक्त लोगों से घिरे हुए हैं। लोग उन पर पत्थर मार रहे थे, लेकिन पुलिस की संख्या कम थी। पुलिस से संयम बरता, गोली नहीं चलाई और ऐसे हेल्पलेस पुलिस वालों को देखकर बहुत दर्द हुआ। इसकी डिटेल्स में मैं बात करूंगा। आज पार्लियामेंट में कांग्रेस के एमपी को दुर्व्यवहार करते देखा। स्पीकर की टेबल से बिल उठाकर फाड़े, स्पीकर के ऊपर फेंक दिए। सवाल यह आया, क्या इसलिए हम एमपी को चुनते हैं? इसके बारे में बात करेंगे। तीसरी तस्वीर कोरोना वायरस की है। इससे पैदा शक और इस वायरस का डर लोगों में इतना बैठ गया, किसी पर भी थोड़ा शक होने पर पूरी पब्लिक उसके खिलाफ इकट्ठी हो जाती है। ग्रेटर नोएडा का केस मैंने देखा। सोसाइटी में रहने वाले एक शख्स को कोरोना वायरस से पीड़ित होने का शक था। शक इसलिए हुआ क्योंकि वो चाइनीज था। लोगों ने पुलिस बुला ली, एम्बुलेंस आ गई। हालात ऐसे हो गए कि वो चाइनीज शख्स इतना डर गया कि उसने खुद को अपने घर में बंद कर लिया। कई घंटों की मशक्कत के बाद उसे समझाया जा सका। जब बाहर निकला, जांच हुई, स्वस्थ निकला, पता चला उसकी जांच पहले हो चुकी थी। रात को 1 बजे उसने बात की और उसने बताया कि वो सब ठीक है। सुबह वहाँ पे लोग गए और सुबह भी लोग इकट्ठा हो गए। वो भी अपने घर से निकल आया और तैयार होकर ऑफिस जा रहा था। फिर लोगों ने उसको रोक लिया और पुलिस बुला ली। अब पुलिस वहाँ पे आई हुई है और डॉक्टरों की टीम वहाँ गई हुई है। वो 2 फरवरी को लौट के आया था। उसको कोई सिम्टम नहीं है और ना ही उसे किसी टेस्ट की आवश्यकता है, क्योंकि 28 दिन उसके पूरे हो चुके हैं। सारा सर्विलेंस हो चुका है, सब कुछ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर, क्या उसको अंडर ऑब्जर्वेशन आप लोग रखेंगे अभी? अंडर ऑब्जर्वेशन वो 28 दिन से था और वो बिल्कुल ठीक है। अब देखिए, अंडर ऑब्जर्वेशन था, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसको लेकर लोगों ने इतना शक पैदा कर दिया, डर पैदा कर दिया। ऐसा खौफ बढ़ता जा रहा है। लोग पैनिक में हैं, सरकारी तंत्र भी प्रेशर में है। वायरस को फैलने से रोकने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। इन कदमों से लोगों में और ज्यादा डर फैल गया है। आज दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में सरकारी दफ्तरों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस पर रोक लगा दी गई। दिल्ली में प्राइमरी स्कूल्स को 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिया गया। दिल्ली एनसीआर में कई मल्टीनेशनल कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को घर से ही काम करने को कहा। कल पेटीएम के एक कर्मचारी को कोरोना वायरस का इन्फेक्शन डिटेक्ट हुआ था, इसलिए पेटीएम ने अपना ऑफिस 2 दिन के लिए बंद कर दिया है। यहाँ भी एम्प्लॉयज़ को घर से काम करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा कोरोना वायरस के चक्कर में बेल्जियम में होने वाली इंडिया यूरोपियन यूनियन समिट टाल दी गई है। इस समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिस्सा लेना था, लेकिन समिट पोस्टपोन हो गई। अब मोदी का बेल्जियम दौरा भी टल गया। कहने का मतलब ये कि कोरोना वायरस को लेकर पूरी दुनिया में एक पैनिक का माहौल है। आज लिथुआनिया में एक शख्स ने अपनी वाइफ को बाथरूम में बंद कर दिया। पुलिस बुला ली क्योंकि उसे शक हो गया था कि उसकी वाइफ को कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है। ये तो एक पर्सनल केस था, लेकिन दिक्कत ये कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर भी कुछ ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जिससे लोगों में दहशत का माहौल बन रहा है। सोशल मीडिया के जरिए ये बात फैलाई जा रही है कि मीट, मछली या अंडा खाने से कोरोना वायरस हो सकता है। मैंने कल ही आपको बताया था, इंडिया टीवी के स्टूडियो में जो डॉक्टर्स आए थे उन्होंने कहा था अगर मीट मछली ठीक से पकाओ तो खाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लखनऊ प्रशासन ने आज आदेश जारी कर दिया कि पूरे शहर में खुले में मीट, सेमी कुक्ड फूड या फिर मछली नहीं बिकेगी। इसे पूरी तरह से बैन कर दिया। होटल एसोसिएशन से भी कहा गया कि ये एडवाइजरी फॉलो करें। इसलिए लखनऊ के होटल्स ने भी नोटिस चिपका दिए कि कोरोना वायरस को देखते हुए अगले सरकारी आदेश तक नॉनवेज या एग, अंडे सर्व नहीं किए जाएंगे। तो पहले तो मैं आपको लखनऊ के डीएम की बात सुनवाता हूँ। एक वृहद स्तर पर कल बैठक भी की गई थी, जिसमें सारे होटल्स, रेस्टोरेंट्स, हॉस्पिटल्स, प्राइवेट भी उसमें शामिल थे, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के लोग और व्यापार संगठन के लोग भी थे। इसी के अंतर्गत ये कहा गया कि किसी भी रूप में खुले में मांस हो, मीट हो या मछली हो, इसके बिक्री पे पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। साफ सफाई, हाइजीन की व्यवस्था प्रत्येक होटल, रेस्टोरेंट्स को मानकों के अनुरूप इंश्योर करना है, या सेमी कुक्ड मीट और इन सब चीज़ों को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है ताकि फूड के माध्यम से कहीं भी कोई अफेक्टेड ना हो। तो एडवाइसेस और जो लिखित में जो निर्देश दिए गए हैं वो यही हैं कि
खुले में कहीं भी कोई मीट की बिक्री नहीं होगी, मानकों का पूर्णतः वहाँ पालन होगा और हॉट सेमी कुक्ड या अनकुक्ड इस टाइप की या बॉइल्ड जो चीज़ें हैं मीट की, इन सब चीज़ों को प्रतिबंधित किया गया। लेकिन इस आदेश पर एक इंटरेस्टिंग रिएक्शन भी मिला। पशुपालन यानी एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर गिरिराज सिंह नाराज हो गए। गिरिराज सिंह ने कहा वो खुद चिकन और अंडा खाते हैं, आज भी खाया, कल भी खाएंगे, उन्हें तो कुछ नहीं हुआ। गिरिराज सिंह ने कहा इस तरह के बेतुके आदेश से पोल्ट्री इंडस्ट्री को कम से कम 2000 करोड़ का नुकसान होगा, इसलिए वो उत्तर प्रदेश की सरकार से बात करेंगे। गिरिराज जी, एक ये अफवाह फैली है कि चिकन खाने से, अंडा खाने से भी कोरोना वायरस का असर हो रहा है। भाई मैं तो रोज खा रहा हूँ, मुझे कोई कोरोना नहीं हुआ है, लेकिन मैं अधिकारियों से, देश के तमाम जिला अधिकारियों से प्रार्थना करूंगा, बिना टेक्निकल कोई एविडेंस का ऐसा कोई ऑर्डर ना पास करें। बड़ा नुकसान होगा। पैनिक हो गया है कि अंडा खाने से और मुर्गी खाने से कोरोना वायरस हो रहा है, जिसके कारण अभी रंजीत रेड्डी हमें मिले थे, जो सांसद हैं पोल्ट्री इंडस्ट्री के। उन्होंने कहा कि 2000 करोड़ का प्रतिदिन नुकसान हो रहा है। बड़ा नुकसान होगा। केवल 2000 करोड़ का ही नुकसान नहीं होगा, इस सेक्टर को ही नुकसान नहीं होगा, बल्कि 35% इसमें प्रोटीन मिलता है लोगों को, इसका भी नुकसान होगा। यूपी में एक जिलाधिकारी ने ऐसा एडवाइजरी जारी की है कि अंडा और चिकन ना बेचा जाए, ना खाया जाए। मैंने अपने सेक्रेटरी को कहा है कि आप उनसे बात करें और बात करके इसको क्लियर करें। क्या आप भी अंडा और मछली खाते हैं? और मैं कल अंडा खाते हुए अपने वीडियो को वायरल भी करूंगा। गिरिराज सिंह का बात कहने का अपना अंदाज है। इसी तरह की गलतफहमी, इसी तरह का मिसकॉन्सेप्शन मास्क और सैनिटाइजर्स को लेकर है। कोरोना वायरस को लेकर ऐसा डर फैलाया गया कि हर कोई दवा की दुकान पर मास्क और सैनिटाइजर लेने पहुंच रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मास्क नहीं लगाएंगे या सैनिटाइजर साथ नहीं रखेंगे तो कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो जाएगा। इस अफवाह के चक्कर में पूरे मुल्क में मास्क और सैनिटाइजर दुकानों से गायब हो गए। इनकी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। 100 रुपए के मास्क की कीमत अचानक 300 रुपए हो गई है। इस अफवाह से आम लोग तो छोड़िए, बड़े बड़े नेता भी नहीं बच पाए। आज पार्लियामेंट में कई नेता मास्क लगाकर पहुंचे। कांग्रेस के एमपीज ने तो पार्लियामेंट में मास्क की कमी का मुद्दा भी उठाया। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि सरकार बार बार मास्क यूज करने की सलाह देती है, लेकिन मास्क और सैनिटाइजर मौजूद ही नहीं है। अगर हैं भी तो सिर्फ शहरी लोगों के लिए। गांव के लोग वायरस से निपटें तो वो क्या करें, ये सरकार ने नहीं बताया। अभी भी वो जो मास्क बाजार से गायब होने लगे हैं। दवा पैरासीटामोल, उसको भी आपको अच्छा जमा बड़ा करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी रेस्पिरेटरी हाइजीन, आम लोगों की इसमें कोई जानकारी नहीं होते। टीवी देखते हैं, टीवी में कहते हैं कि आप सैनिटाइजर यूज करो, साबुन और पानी यूज करो हर वक्त हाथ धोने के लिए। हिंदुस्तान के लोग इसमें आदी नहीं है। सैनिटाइजर कितने लोगों के पास है मुझे जानकारी नहीं है, खासकर मेरे पास तो नहीं रहते। तो साबुन, पानी, सैनिटाइजर ये गांव में मुहैया कराने के लिए आपको तो कुछ कार्रवाई करना पड़ेगा। आप बाहर से जब एयरपोर्ट पे स्क्रीनिंग करते हैं, लेकिन हमारे हिंदुस्तान पूरा बॉर्डर है, चाहे लैंड बॉर्डर पूरा होते हैं। तो इसमें गांव में पंचायत को जो आप नियोजित करते हैं, डिप्लॉय करते हैं, ये अच्छा है। लेकिन पंचायत में इस तरीके की सुविधा मुहैया कराने के लिए आप क्या कर रहे हैं? और साथ साथ मैं एक सलाह दूंगा कि ये वायरोलॉजी टेस्ट की जो बात आप कर रहे हैं, ये हर डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए। इसका सुविधा हर डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए। और एक हेल्पलाइन भी आप तैयार कीजिए। ये बात सही है कि अगर मास्क लगाते हैं तो सुरक्षा रहती है, लेकिन ऐसा नहीं कि मास्क नहीं है तो कोरोना वायरस की चपेट में आ जाएंगे। मास्क लगाने की सलाह इसलिए दी जाती है कि अगर किसी को कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है और वो आपके आसपास है तो उसकी खांसी या छींक की ड्रॉपलेट्स आसपास मौजूद हों तो नुकसान हो सकता है। ये ड्रॉपलेट्स आप तक न पहुँचें, इसके लिए मास्क लगाना होता है, क्योंकि कोरोना वायरस सिर्फ खांसी और छींक की ड्रॉपलेट से फैलता है। सैनिटाइजर के इस्तेमाल की सलाह इसलिए दी जाती है जिससे किसी सतह को छूने के बाद अगर आपके हाथ के जरिए वायरल जो इन्फेक्शन हुआ है वो आपके शरीर में ना पहुंचे। अगर मास्क और सैनिटाइजर नहीं है तो इसके दूसरे विकल्प भी हैं। नोएडा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर महेश शर्मा, जो कई हॉस्पिटल चलाते हैं, उन्होंने बताया कि नोएडा में
चीन और साउथ कोरिया की कंपनियों की संख्या काफ़ी है, इसलिए नोएडा में चिंता ज़्यादा है। लेकिन ये भी सही है कि मास्क और सैनिटाइजर इतने ज़रूरी नहीं हैं। इनके विकल्प हम सबके घर में मौजूद होते हैं, इसलिए मेडिकल शॉप तक भागने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, नोएडा ग्रेटर नोएडा में चिंता का कारण है कि वहाँ विदेशी कंपनियां हैं। 6 कंपनियां तो चाइना की, ओप्पो जैसी कंपनी वहाँ पर है, कोरिया की करीबन 5-6 कंपनियां हैं, यूनिवर्सिटियां हैं जहाँ विदेशी छात्र बड़ी संख्या में पढ़ते हैं। तो इसलिए चिंता होना वाजिब है, लेकिन पैनिक तरह किसी भी तरह का क्रिएट होना गलत होगा। ये एक वायरल डिजीज की तरह की एक बीमारी है जो इन्फेक्शन का मोड ऑफ ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। अगर मैं यहाँ से आपसे 1.5 मीटर की दूरी पर हूँ, मुझे छींक या खांसी आती है, तो इसका जो पाथ ट्रेजेक्टाइल है एक ड्रॉपलेट का, वो इस तरह से जाता है जो सामान्यतः 1.5 मीटर के अंदर गिर जाता है। और एक बार गिरने के बाद ये किसी स्थान पर, तो उसे अगर आप साफ कर देते हैं, साफ करने के लिए सैनिटाइजर एक ही साधन नहीं है। साबुन से हाथ धोना, गर्म पानी से हाथ धो लेना, साबुन से हाथ धो लेना भी उतना ही कार्यशील है जितना सैनिटाइजर। दूसरा, मास्क के लिए दौड़ भाग ना कराएं, नहीं तो ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जाएगी। मास्क के लिए आपका रुमाल भी उतना ही इफेक्टिव है जितना मास्क हो सकता है। अगर आपको जुकाम खांसी है तो आप भीड़ में जाने से बचें। नाक पर अगर छींक खांसी आ रही हो तो मुंह पर रुमाल रख लें। सामने वाले को अगर अपने आप को बचना है तो वह भी अपने नाक और मुंह पर अगर रुमाल रहकर बच सकता है, तो मास्क से भी बेहतर प्रोटेक्शन आपको मिल सकती है। 1.5 से 2 मीटर दूरी से खड़े होकर बात करें। हमारी संस्कृति नहीं है कि हम हाथ मिलाएं। हाथ मिलाना वैसे हाइजीनिकली भी बहुत उचित नहीं है। आप दूर से प्रणाम करें, नमस्कार करें। अपने मोबाइल की स्क्रीन्स को रिपीटेडली वॉश करते रहें। इसके कवर्स को, मोबाइल के कवर को आप दिन भर में 2 बार 3 बार उसे वॉश कर लें। साबुन के पानी से कर लें, गर्म पानी से कर लें। 35 डिग्री टेम्परेचर पर अगर कुछ कॉन्टैक्ट पीरियड पर ही छोड़ दिया जाए तो ये इन्फेक्शन का वायरस ट्रांसमिट नहीं होता है। डॉक्टर महेश शर्मा काफ़ी अनुभवी डॉक्टर हैं, काफ़ी संख्या में लोगों से डील करते हैं, नोएडा के एमपी हैं, इसलिए उनकी बात को ध्यान से सुनना चाहिए। असली बात यह कि कोरोना वायरस उतना खतरनाक नहीं है जितनी खतरनाक कोरोना वायरस को लेकर फैल रही अफवाहें हैं। जिन लोगों में कोरोना वायरस का डर है, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। कोरोना वायरस से आसानी से कैसे बचा जा सकता है, एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की बात सुनकर ऐसे लोगों के सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। पैनिक की जरूरत नहीं है। कोरोना वायरस जो है, एक बाहर से एक नया वायरस आया है। केसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम पूरे ग्लोबल डेटा देखें तो काफ़ी ज़्यादा केसेस हैं, 80-90 हज़ार के केसेस हैं, लेकिन मोर्टेलिटी कम है। इट इज़ अ माइल्ड इन्फेक्शन जिसमें मोर्टेलिटी इज़ ओनली 2 to 3%, और 80% से ज़्यादा जो लोग हैं उनको वेरी माइल्ड इन्फेक्शन होके बिना एडमिशन के वो आम दवाई लेने से ठीक हो जाते हैं। तो इसलिए घबराने की बात नहीं है। ऐसे नहीं कि कोई जानलेवा वायरस है। और जो पहले कोरोना वायरस के इन्फेक्शन हुए थे, जैसे सार्स हुआ था, उसकी मोर्टेलिटी या मौत कई गुना ज़्यादा थी जो अब जो नया वायरस आया है। लेकिन सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये वायरस फैलता बहुत जल्दी है और एकदम 1 से 2 केसेस, 2 से 4 केसेस इस तरह से कम्युनिटी में फैल जाता है। इसलिए हमें ये सर्वेलेंस की ज़रूरत है। जिन लोगों को शक है कि उनको कोरोना वायरस हो सकता है क्योंकि वो ट्रैवल करके आए हैं जहाँ से इसका आउटब्रेक हुआ है, या वो किसी ऐसे मरीज़ के संपर्क में आए जो डायग्नोज्ड पॉजिटिव केस है, उनको अपना ध्यान रखना चाहिए, क्वारंटाइन करना चाहिए, घर पे ही रहें। और अगर उनको बुखार, जुकाम, नज़ला, बॉडी एक्स ऐसे लक्षण हो तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें, अपना टेस्ट कराएं, जिससे ये रूल आउट हो जाए कि उनको इन्फेक्शन है या नहीं है। अगर उनको इन्फेक्शन है तो वो घर पे ही रहें, जिससे उनसे आगे इन्फेक्शन ना फैले। ये प्रिकॉशन रखने की ज़रूरत है। कॉफ एटिकेट्स की ज़रूरत है कि आप खांसें तो टिश्यू के अंदर खांसें और टिश्यू को अच्छी तरह से डिस्पोज ऑफ करें, या रुमाल यूज़ करें और उसको अच्छी तरह से धुला लें। अगर टिश्यू और रुमाल नहीं है तो बाजू के अंदर खांसें, जिससे आपसे इन्फेक्शन आगे ना जाए। और रेगुलर हैंड वॉशिंग करें, क्योंकि हाथों से भी इन्फेक्शन एक इंसान से दूसरे इंसान से फैल सकता है। मास्क की जहाँ तक बात है, N95 मास्क इज़ ओनली यूजफुल फॉर डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स जहाँ पे एरोसॉल जनरेटिंग आप इंटरवेंशन कर रहे हैं, किसी को नेबुलाइजर दे रहे हैं जो पेशेंट है, या इंट्यूबेट कर रहे हैं, या आईसीयू में है। जनरल पब्लिक के लिए सर्जिकल मास्क, 3 लेयर सर्जिकल मास्क इज़ गुड इनफ, और वो भी सारों को डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको जुकाम, नज़ला, खांसी है तो आप वो मास्क डालें जिससे आपसे इन्फेक्शन किसी और को ना हो। दूसरा ये है कि अगर आपको कहीं जाना पड़ रहा है जहाँ बहुत क्राउड है, आपको लगता है कि एक्सपोजर हो सकता है, तो आप उस टाइम के लिए एक सर्जिकल मास्क डाल सकते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप रेगुलरली अपने हैंड वॉश करें, क्योंकि चलते चलते आप कई चीज़ों को टच कर लेते हैं, और अगर वहाँ पे वायरस का वो हो तो वो आपके हाथों में आके फिर वो आपके सांस के नाले में पहुँच सकता है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया देश के सबसे अनुभवी और सबसे प्रतिष्ठित डॉक्टर्स में से एक हैं।
और उन्हें बिल्कुल साफ किया कि कोरोना वायरस से डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज का माहौल ऐसा है, आप जिसको भी मिलते हैं वो कोरोना वायरस से फैलने का एक नया तरीका बता देता है। कोई इलायची और लौंग खाने की सलाह दे रहा है, कोई प्याज को कोरोना वायरस का दुश्मन बता रहा है। राजस्थान विधानसभा में मंत्री विधायकों को भी कोरोना वायरस से बचने के लिए लौंग, कपूर और इलायची की पोटली बनाकर गले में बांधने की सलाह दी गई। दावा तो ये किया गया कि अगर लौंग, कपूर और इलायची की छोटी सी पोटली पास में रहेगी तो कोरोना वायरस आपके पास आएगा ही नहीं। ये नुस्खा बताने वाले जयपुर के सामाजिक कार्यकर्ता राजेंद्र शेखावत हैं। कमाल की बात है कि शेखावत के इस नुस्खे को एमएलए ने अपने रुमाल में बांधा और कोरोना के खिलाफ देसी दवा की पुड़िया लेकर चलते बने। और ये कपूर है, ये आप बार बार सूंघते रहिए, अपने रुमाल में बांध लीजिए और कोरोना वायरस आपके दूर पास तक नहीं फटकेगा। मेरा ये विचार है। कोरोना से बचने का उपाय है, अपने रुमाल में बांध के रखो, बार बार सूंघते रहो। देसी उपाय है, देसी नुस्खा है। क्या करना है इसको? जेब में रखना है। क्या करना है? मैंने रुमाल में बांध करो, रुमाल में बांध कर इसको रुमाल में बांध के रखो, कोरोना बिल्कुल ही नहीं आएगा। हाँ, ये बात सही है कि हमारे देश में आयुर्वेद की बहुत मान्यता है, इसका असर भी होता है। बहुत से देसी नुस्खे कई बार बीमारियों में एलोपैथिक दवाओं से ज़्यादा कारगर साबित होते भी हैं। लेकिन क्या कोरोना वायरस में ये नुस्खा काम करेगा? ये सवाल हमारे संवाददाता ने डॉक्टर रणदीप गुलेरिया से किया। उनका कहना है कि बहुत सी चीज़ों में इम्यून पावर बढ़ाने की ताकत होती है, इनके इस्तेमाल में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ऐसे उपाय वायरस के खिलाफ कारगर होंगे, कोरोना के खिलाफ कारगर होंगे, ये कोई नहीं कह सकता, क्योंकि फिलहाल कोरोना वायरस का कोई नोन एंटीडोट बना नहीं है, कोई वैक्सीन तैयार नहीं हुआ है, साइंटिस्ट इसकी खोज में लगे हैं। कि एक नया वायरस है जो पहले आज तक कभी दुनिया में था ही नहीं, तो इसलिए ये कहना कि ये दवाई इसके लिए असर कर सकती है तो सही नहीं है, क्योंकि इसमें कभी इस दवाई तो स्टडी हुई नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि अभी तो बहुत मुश्किल है कहना कि कौन सी दवाई इसमें काम करेगी, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे एलोपैथिक हो या होम्योपैथिक हो। ये बात सही है कि हमें अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखनी चाहिए, गुड हेल्दी डाइट लेना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि ये भी है कि जिनकी इम्यूनिटी कम है, जो ओल्डर एज ग्रुप के लोग हैं या जिनको अंडरलाइंग डिजीजेज हैं, जैसे डायबिटीज़ हैं, हाइपरटेंशन है या रेस्पिरेटरी डिजीजेज है, उनमें ये ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन हो सकता है। तो अपनी इम्यूनिटी ठीक रखें, गुड वेजिटेबल्स लें, फ्रेश फ्रूट्स लें, पानी खूब पिएं और क्राउडेड एरियाज में ना जाएं, रेगुलर हैंड वॉशिंग करें, इसी से आपका बचाव हो सकता है। ये जो वायरल मैसेजेस हैं उनके लिए कुछ कहेंगे ताकि लोग सतर्क रह सकें, एहतियात बरतें? तो मेरा ये कहना का मतलब है कि वायरल मैसेजेस पे ना जाएं। WHO की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट्स हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन उसमें है, डूज एंड डोंट्स हैं। तो आप प्रॉपर जो अप्रूव्ड और WHO की या गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं जहाँ सारी इन्फॉर्मेशन दी है, उस पर ज़्यादा रिलाई करें रादर देन ऑन वायरल मैसेजेस जिसकी ऑथेंटिसिटी इतनी नहीं है और उससे टेंशन ही ज़्यादा होगी, पैनिक ज़्यादा होगा, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर गुलेरिया का कहना है कि कोरोना वायरस तेजी से फैलता है, छींक या खांसी के ड्रॉपलेट्स के जरिए फैलता है, इसलिए लोगों से भीड़ भाड़ में ऐसी जगहों पर जहां पर ज़्यादा भीड़ हो वहां न जाएं, इसकी अपील की जानी चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश के तमाम नेताओं ने आम लोगों को संदेश दिया, होली मिलन समारोह न करने का फैसला किया। इसको आगे बढ़ाते हुए इस्कॉन मंदिर की तरफ से विदेशी भक्तों को इस बार होली के मौके पर मथुरा और वृंदावन न आने की अपील की गई। होली के मौके पर मथुरा वृंदावन में लाखों भक्त पहुंचते हैं, हजारों फॉरेन टूरिस्ट आते हैं, लेकिन कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए इस्कॉन मंदिर की तरफ से फॉरेन टूरिस्ट से अपील की गई है कि वो अगले 2 महीने तक इस्कॉन टेम्पल ना आए। अगर कोई टूरिस्ट आना चाहे तो उसे मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाना होगा। वैसे चीन और इटली के बाद एक और देश है जहां कोरोना वायरस को लेकर फोबिया है। ईरान में आज कोरोना वायरस से 15 और लोगों की मौत हो गई। अब तक ईरान में कोरोना वायरस की वजह से 107 लोगों की जान जा चुकी है। 3,500 से ज़्यादा लोग इस खतरनाक वायरस की चपेट में हैं। मरीजों में ईरान के वाइस प्रेसिडेंट और 23 MPs भी शामिल हैं। इसलिए ईरान के हाथ पांव फूले हुए हैं। ईरान की सरकार ने वायरस के खौफ को देखते हुए आज 54,000 कैदियों को जेल से रिहा कर दिया। 1 महीने तक स्कूल और यूनिवर्सिटीज को बंद कर दिया।
लोगों से अपील की है कि वो करेंसी यानी नोटों का इस्तेमाल कम से कम करें। जो लोग पेट्रोल भरवाते हैं वो गाड़ियों से बाहर न निकले, सिर्फ अटेंडेंट से ही तेल भरने को कहें। इधर फिलिस्तीन ने बेथलेहम में उस चर्च को बंद कर दिया जहां जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। ईरान में करीब 1200 भारतीय फंसे हैं, इनमें से 850 स्टूडेंट्स हैं। अब भारत सरकार ने ईरान में फंसे भारतीयों को वापस लाने की कोशिश शुरू की है। भारतीय वैज्ञानिकों की टीम तेहरान पहुंची है और वहां एक लैब सेटअप कर रही है, जिससे वहीं पर भारतीय नागरिकों की स्क्रीनिंग हो सके, जिन लोगों को इन्फेक्शन है उनका इलाज हो सके और जो हेल्दी हैं उन्हें तुरंत वापस लाया जा सके। वैसे आज पार्लियामेंट में कांग्रेस के एमपीज उस वक्त बहुत नाराज हो गए जब नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने स्पीकर से कहा क्योंकि राहुल इटली आते जाते रहते हैं इसलिए उनका कोरोना वायरस का टेस्ट होना चाहिए। बेनीवाल के बयान पर कांग्रेस के मेंबर्स ने नाराजगी जाहिर की। विरोध के बाद बेनीवाल के इस बयान को रिकॉर्ड से हटा दिया गया, लेकिन बेनीवाल अपनी बात पर कायम रहे। उन्होंने कहा राहुल का टेस्ट हो जाए, इसमें गलत क्या है। जिसकी वजह से पूरे देश के अंदर 21-22 के लगभग लोग इटली से आए हैं। इटली के नागरिक है। चीन के बाद इटली के अंदर सबसे ज्यादा कोरोना फैला है और मैंने हिंदुस्तान की सरकार को धन्यवाद दिया, स्वास्थ्य मंत्री जी को, कि उन्होंने कोरोना पे काबू पा लिया। लेकिन जो इटली से आए तो मैंने शंका जाहिर की कि सोनिया जी इटली की है, राहुल गांधी और सोनिया गांधी का भी मेडिकल चेकअप होना चाहिए, प्रियंका गांधी का भी मेडिकल चेकअप हो। कहीं ये इनके मिलने जुलने वाले लोग तो नहीं थे, राहुल भी विदेश यात्रा से लौटे थे। तो मेडिकल चेकअप की मैंने बात करी थी, उसमें कांग्रेस के लोग बेल में आ गए और मेरे से लड़ने के लिए उतारू हो गए। कोई रिश्तेदार आए, मान लो साथ में बैठ गया कर गया, तो इटली के ज्यादातर लोग इनके पास मिलने आते हैं और तो इसको मैंने कहा कि मेडिकल चेकअप तीनों का होना चाहिए। मैंने कोई उन पर गंभीर आरोप नहीं लगाया। तो कैसी जांच हो ताकि आप संतुष्ट हो पाएंगे? कैसी जांच की जाएगी? जांच तो जो कोरोना वायरस को चिन्हित करने के लिए या पता है कोरोना है या नहीं है, वो जांच सरकार को करानी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि अगर जांच कराने के लिए राजी नहीं हो तो जबरदस्ती जांच करानी चाहिए इनकी। इसे देश में फैल गया कोरोना तो क्या करेंगे? वहाँ चीन के अंदर कैसे कर रहे हैं, बड़े से बड़े लोग उनको ला के और सारा करवा रहे हैं। बीजेपी के सांसद रमेश विधुड़ी ने कहा जिस तक राहुल गांधी वापस लौटे एयरपोर्ट पर उनकी स्क्रीनिंग नहीं हुई, इसलिए डर बना रहता है। रमेश विधुड़ी ने कहा उन्होंने भी स्पीकर से राहुल गांधी की स्क्रीनिंग करने की मांग की है। मैंने कहा था रूल 349 के अंदर प्रोटेक्शन ऑफ द मेंबर के अधिकारों की रक्षा हो, ये रूल में है। राहुल जी अभी इटली से 6 दिन पहले आए हैं, जैसे मुझे जानकारी मिली है। कोरोना वायरस के 28 में से 15 विक्टिम डिजीज मिले हैं, वो इटली से आए यात्री मिले हैं, उनमें एक ड्राइवर भी शामिल है। तो कहीं ना कहीं अगर राहुल जी का स्क्रीन टेस्ट हो जाए तो क्या बुराई है उसमें? मैंने कहा उनको भी एयरपोर्ट पर कराना चाहिए था। राहुल जी यहाँ पर अगर मेंबर से मिलेंगे और मेंबर को कोरोना वायरस हो गया और मेंबर रोजाना सुबह 100-200 लोगों से पब्लिक हियरिंग में मिलते हैं तो पूरे देश में कोरोना वायरस फैल जाएगा। इसलिए क्यों ना राहुल जी का स्क्रीन टेस्ट कराया जाए। मैंने हाउस में डिमांड रखी है स्पीकर से कि वो मेंबर है, तो इसलिए प्रोटेक्शन ऑफ द मेंबर्स रूल 349 के अंदर मैंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर में भी ये बात कही थी। मुझे स्पीकर ने शोर शराबे में टाइम नहीं दिया, मैं फ्री टाइम मांगूंगा इस बात के लिए। राहुल गांधी का नाम एमपीज ने लिया, लेकिन कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया। रणदीप सुरजेवाला ने कहा प्रधानमंत्री मोदी को नेहरू गांधी परिवार से फोबिया हो गया है, इसलिए गाली गलौज की भाषा पर उतर आए हैं। मोदी जी ने गाली दो और गोली मारो अभियान पूरे देश और विपक्ष के खिलाफ चला रखा है। मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को गांधी नेहरू परिवार से फोबिया हो गया है। शर्म की बात है कि मोदी जी एक ऐसे हनुमान बेनीवाल जो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, उनसे गाली गलौज की गंदी भाषा श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी और प्रियंका जी के लिए इस्तेमाल करवा रहे हैं। मोदी जी, ये देश गोली मारो और गाली दो नहीं चाहता, ये देश शासन और प्रशासन चाहता है, दिल्ली के दंगों का जवाब चाहता है, अमित शाह जी का इस्तीफा चाहता है। मैं हैरान हूं कि राहुल गांधी के बारे में एमपीज ने बयान दिया और सुरजेवाला ने सीधा नरेंद्र मोदी पर हमला कर दिया। मुझे लगता है कि ये बात सही है कि सांसदों को कोरोना जैसे सीरियस इशू पर हल्की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, लेकिन यह भी सही है कि बीजेपी के एमपीज को बोलने का मौका इसलिए मिला क्योंकि राहुल गांधी अभी विदेश से लौटे हैं। वो इटली गए थे या किसी दूसरे देश के दौरे पर थे, ये किसी को नहीं मालूम। और जब सीक्रेसी रखी जाती है तो इस तरह की अटकलें लगाई जाती हैं, इस तरह के मजाक भी होते हैं। कोरोना वायरस का एक इफेक्ट ये हुआ है कि अब दुनिया भर में अभिवादन करने का हिंदुस्तानी तरीका फेमस हो गया।
अब दुनिया भर के लोग मजबूरी में सही लेकिन नमस्ते कर रहे हैं। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल के लोगों से अपील की, कोरोना वायरस से बचना है तो हाथ मिलाने से बचिए, भारत के नमस्ते वाले संस्कार को अपनाएं। जैसे मैं हाथ मिलाने से बच रहा हूँ, आप भी वैसा ही करें। आपके पास कोई और विकल्प नहीं है। आप नमस्ते करने के भारतीय तरीकों को लागू करने की कोशिश कर सकते हैं। या शालोम की तरह कोई अन्य शब्द कह सकते हैं, या कोई अन्य तरीका खोजें, लेकिन किसी भी तरह हाथ न मिलाएं। बेंजामिन नेतन्याहू नरेंद्र मोदी के अच्छे दोस्त हैं, इसलिए वो हिंदुस्तानियों के नमस्ते के कल्चर के बारे में जानते हैं। हालांकि ये वायरस को कंटेन करने का एक तरीका हो सकता है, लेकिन एक सच ये भी है कि दुनिया भर में कोरोना वायरस की दहशत तो है। 3,500 से ज़्यादा लोग वायरस की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। ये वायरस 80 से ज़्यादा देशों में फैल चुका है और जैसा डॉक्टर्स बता रहे हैं बहुत तेज़ी से फैलता है। इस वायरस का दुनिया की इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर हुआ है। इटली में कोरोना वायरस से 100 से ज़्यादा लोगों की मौत के बाद एप्पल ने इटली में अपने रिटेल स्टोर्स बंद करने का फैसला किया है। दुनिया भर के टूरिस्ट का फेवरेट डेस्टिनेशन वेनिस अब पूरी तरह वीरान है। यहाँ इक्का दुक्का टूरिस्ट बचे हैं, जबकि मिलान और रोम में एक भी टूरिस्ट नहीं आया। अमेरिका में भी कोरोना वायरस की वजह से 11 लोगों की मौत हो चुकी है। इसलिए गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, ट्विटर, सिस्को समेत बड़ी टेक्नोलॉजिकल कंपनियों ने अपने कर्मचारियों से कहा कि वो घर पर रहकर ही काम करें, ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है। वायरस की वजह से दुनिया भर की एविएशन इंडस्ट्री को भारी नुकसान हो रहा है। आज इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यानी IATA ने बताया कि वायरस की वजह से एविएशन इंडस्ट्री को 8 लाख करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हो सकता है। इसका असर स्पोर्ट्स पर पड़ा है। फीफा ने 2022 में वर्ल्ड कप क्वालिफायर मुकाबलों के अलावा 2023 में होने वाले एशिया कप क्वालिफायर मुकाबलों को पोस्टपोन करने का प्रस्ताव रखा है। पूरी दुनिया को इस बात का एहसास है कि अगर वक्त रहते कोरोना वायरस का एंटीडोट नहीं बना तो मुश्किल और बढ़ जाएगी। इसलिए पूरी दुनिया के वैज्ञानिक कोरोना वायरस का वैक्सीन खोजने में लगे हैं। कोरोना की रोकथाम के लिए अमेरिका ने अब तक $8.3 बिलियन यानी 61,000 करोड़ का फंड जारी किया है, जबकि चीन ने इसका डबल अमाउंट यानी 1,20,000 करोड़ रुपए का फंड रिलीज किया है। उम्मीद तो है कि जल्द से जल्द वायरस की दवा बनेगी, जिससे पूरी दुनिया को इससे निपटने में राहत मिलेगी। अब आपको वो तस्वीर दिखाता हूं जिसे देखकर मुझे आज पुलिस की मजबूरी का एहसास हुआ। पुलिस के जवानों की पिटाई और पत्थर खाते देखकर बहुत दुख हुआ। तस्वीर दिल्ली के दंगों की है। आज 3 नए वीडियो सामने आए। दंगाइयों की साजिश और उनकी प्लानिंग साफ दिखाई दी। घेर कर पुलिस पर हमला करने की प्लानिंग हो रही है। पुलिस को प्रोवोक करने की पूरी कोशिश की गई है। 1 मिनट 31 सेकेंड के इस वीडियो में दिल्ली दंगे की वो तस्वीर दिख रही है जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। वीडियो में हिंसक भीड़ पुलिस वालों को घेर कर पथराव करती दिखाई दे रही है। वीडियो के शुरुआती हिस्से में ऐसा लग रहा है कि जैसे पुलिस वालों को देखकर भीड़ भाग रही है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद अगले हिस्से में दिखता है कि सैकड़ों की संख्या में दंगाई मुट्ठी भर पुलिस वालों की तरफ बढ़ रहे हैं। चूंकि पुलिस वालों की संख्या 30-40 ही थी, दंगाई सैकड़ों थे। एक तरफ बुर्के में महिलाएं और बच्चे थे, दूसरी तरफ पुरुष दंगाई थे। पुलिस दोनों तरफ से घिर गई थी। कहीं भी भागने का या छिपने का रास्ता नहीं था, क्योंकि रोड के बीच डिवाइडर था। कुछ ही सेकंड बाद पुलिस वालों पर पत्थर बरसने लगे। चारों तरफ से पत्थर बरसे। पत्थरों से बचने के लिए पुलिस वाले सड़क के बीचों बीच डिवाइडर के पास चले जाते। इसके बाद भीड़ लाठी डंडों के साथ पुलिस पर टूट पड़ी। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि उग्र भीड़ ने एक रणनीति के तहत पुलिस टीम का ध्यान भटकाया और फिर पुलिस वालों को घेर कर उन पर जानलेवा हमला किया। भीड़ ने पुलिस वालों पर पहले पत्थर फेंके और फिर पुलिस वालों को चारों तरफ से घेर कर लाठी डंडों से पीटा। वीडियो में दिख रहा है कि पुलिस वाले सड़क के डिवाइडर पर सिकुड़ कर रह गए और भीड़ लगातार पुलिस वालों पर पत्थरों से, लाठियों से हमला कर रहे थे। जान बचाने के लिए कुछ पुलिस वाले डिवाइडर पार करके दूसरी तरफ कूदते भी दिखाई दे रहे हैं।
पुलिस वालों पर हिंसक भीड़ के पथराव का ये वीडियो चांदबाग इलाके का बताया जा रहा है और ये वीडियो 24 फरवरी का है और इसे पास की ही एक बिल्डिंग से शूट किया गया है। दिल्ली पुलिस इस वीडियो की जांच कर रही है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि पुलिस वालों की संख्या कम है और दंगाइयों की भीड़ ज्यादा है। चौंकाने वाली बात यह कि चांदबाग इलाके के 24 फरवरी के इस वीडियो में बड़ी संख्या में बुर्का पहने महिलाएं दिखाई दे रही हैं। ये महिलाएं भी पुलिस वालों पर पत्थर फेंक रही हैं। हैरान करने वाली बात यह कि पुलिस वालों के पास हथियार हैं, लेकिन पुलिस ने गोली नहीं चलाई। पुलिस वाले चाहते तो आत्मरक्षा में फायरिंग कर सकते थे। अगर गोली चलती तो दर्जनों लोग मारे जाते, महिलाओं की जान भी जा सकती थी। इसीलिए पुलिस ने संयम बरता। पुलिस पिटती रही लेकिन गोली नहीं चलाई। दंगाइयों की तरफ से फायरिंग हुई, लेकिन तो भी पुलिस ने कंट्रोल नहीं खोया। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है इस हिंसक भीड़ ने कुछ पुलिस वालों को चारों तरफ से घेर लिया है और पुलिस वालों पर बेतहाशा लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं। इसी दौरान भीड़ ने कांस्टेबल रतनलाल को पकड़ लिया था। तस्वीर में दिख रहा है कि भीड़ ने जमीन पर गिरे पुलिस वाले पर अंधाधुंध लाठियां बरसाई। इस दंगाई भीड़ के हमले में कांस्टेबल रतनलाल शहीद हुए। चांदबाग के इसी इलाके का एक और वीडियो आपको दिखाता हूं। ये वीडियो भी 24 फरवरी का है और उसी वक्त का है। इस वीडियो में भी हिंसक भीड़ पत्थर फेंकती दिखाई दे रही है। भीड़ के हमले में कई पुलिस वाले घायल हुए थे। हिंसक भीड़ के हमले में डीसीपी अमित शर्मा को गंभीर चोटें आई थी। वीडियो में पुलिस वाले डीसीपी अमित शर्मा को हॉस्पिटल ले जाते दिखाई दे रहे हैं। अमित शर्मा की जान तो बच गई, लेकिन वो अभी भी बोलने की स्थिति में नहीं है। चांदबाग में खुली भीड़ की पत्थरबाजी में एसीपी अनुज कुमार घायल हुए थे। एसी अनुज कुमार घर पर हैं, रिकवर कर रहे हैं। आज भी पट्टियां बंधी हैं। भीड़ ने अनुज कुमार को घेर कर इतनी बुरे से पीटा था कि उनकी हेलमेट बीच में से फट गया था। आज हमारे संवाददाता अभय पाराशर ने एसीपी अनुज कुमार से बात की। उन्हें चांदबाग की वायलेंस का वीडियो दिखाया। अनुज कुमार ने बताया कि 24 फरवरी को वो डीसीपी अमित शर्मा और पुलिस की एक टीम के साथ इसी इलाके में मौजूद थे। पुलिस प्रोटेस्टर को वजीराबाद रोड पर रोकना चाहती थी, लेकिन भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी और अचानक भीड़ ने पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। एसीपी अनुज कुमार ने बताया कि वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। भीड़ ने वहाँ पड़े सामान का इस्तेमाल पत्थरबाजी के लिए किया। अनुज कुमार ने कहा कि सड़क पर डिवाइडर की वजह से पुलिस वालों को पीछे हटने का मौका नहीं मिला, जिससे कैजुअलिटी बढ़ी। आपको एसीपी अनुज कुमार की पूरी बात सुनना है। हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव वो यही था कि वजीराबाद रोड पर भीड़ जो है, जो प्रोटेस्टर्स हैं वो ना आए। एक दिन पहले उन्होंने जो कैरेज वे ब्लॉक कर लिया था, तो इसी क्रम में मेरे साथ स्टाफ जो भी था, डीसीपी सर थे, ऑफिस स्टाफ था, बाकी जो कुछ 2 कंपनीज हमारे पास थी। धीरे धीरे जो है भीड़ बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा कि एस्केलेट हो गई और पीछे का एरिया जो पूरा एरिया है, मुस्तफाबाद चांदबाग वगैरह का जो एरिया है वो बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है। सारे एग्जिट रूट जो वजीराबाद रोड पर खुलते हैं तो वाया दैम बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा भीड़ जो है इकट्ठी हो गई थी। अनायास ही लोगों ने जो पथराव स्टार्ट कर दिया। फिर जो हमारी जो सर्विस रोड है उस पर भी बहुत अपना जो कंस्ट्रक्शन वर्क वगैरह चल रहा था, तो काफ़ी सारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, कंस्ट्रक्शन टूल्स हैं अवेलेबल थे, जिनको मॉब ने यूटिलाइज़ किया पुलिस के ऊपर अटैक करने के लिए। सर, ये वीडियो में एक ये जो फोटो आप देख रहे हैं, ये फोटो आप देखिए, यहाँ पर डिवाइडर के बीच में पुलिस जो है घिरी हुई है, मॉब लगातार पत्थरबाजी कर रही है। सर, उस दौरान आप लोग कहाँ थे? क्या इसी ये जो पुलिसकर्मी यहाँ पर खड़े हुए हैं, इन्हीं में आप लोग थे? आप थे, रतनलाल थे और अमित शर्मा थे? हाँ, इन्हीं में, मतलब यहाँ से लेके वहाँ तक जो भी पुलिस पर्सनल थे, सारे लोग जो है जितने भी पुलिस पर्सनल थे वो यहीं अवेलेबल थे। और जैसे आपने देखा कि जो ये फेंसिंग है, इस फेंसिंग की वजह से एक थोड़ा इंजरीज ज़्यादा इस वजह से हुई कि पुलिस पर्सनल जैसे ही क्राउड ने चार्ज किया बहुत तेज़ी से रिट्रीट नहीं कर पाई, तो इसकी वजह से जो है काफ़ी इंजरीज हुई। सर, वो वीडियो भी, एक दूसरा वीडियो भी निकलकर सामने आया है जिसमें ये वीडियो जो है यमुना विहार की तरफ से शूट किया गया है, जहां पर वो हॉस्पिटल है, और उसमें ये दिख रहा है कि एंड में आप लोग एक तरफ फंसे हुए हैं और लेकर जा रहे हैं जो घायल पुलिसकर्मी हैं। हाँ जी, इसमें हमारे पास जो सेफ जोन था वो यही यमुना विहार था, क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं पूरी वजीराबाद रोड पर दंगाई आ गए थे। तो एट द मोमेंट जो है हमने यही रियलाइज़ किया कि एक दैट्स द ओनली जोन
जहाँ पर हमको अभी फ़िलहाल मूव करना चाहिए। सर इसमें ये भी दिख रहा है जो मॉब है उसमें ज़्यादातर महिलाएं हैं, ये साफ तौर पे उसमें दिख रहा है कि जो चांदबाग की तरफ से जो मॉब ने आप लोगों के ऊपर अटैक किया उसमें बड़ी संख्या में महिलाएं हैं और वो भी लगातार पत्थरबाजी कर रही हैं। मॉब में महिलाएं पुरुष सभी थे, इनफैक्ट जुवेनाइल्स भी थे, तो सभी लोग जो है पत्थरबाजी में शामिल थे। एकदम से ये भीड़ आ जाएगी और अगर हमला वो कर देगी, इस बात का अंदाजा नहीं था सर? नहीं, पत्थरबाजी वगैरह का अंदेशा हमेशा रहता है, तो इसके लिए अगर आपने देखा होगा कि सारे पुलिस पर्सनल एंटी राइट गियर से इक्विप्ड थे, अगर वो नहीं होता तो इंजरीज बहुत ज़्यादा होती। बाकी बहरहाल जो बाकी चीज़ें हैं कि उन्होंने बाकी सारे लीथल वेपन्स भी यूज़ किए और हिंड साइड में देखे तो अपेरेंटली फायर आर्म्स भी यूज़ हुए हैं, तो उन सब चीज़ों को फायर आर्म्स वगैरह वो हमने एंटिसिपेट नहीं किया था। दूसरा थोड़ा मैं ये कहूँगा थोड़ा हम डिसएडवांटेजियस पोजीशन पे इस वजह से रहे थे कि हमारे और उनके बीच एक तो डिस्टेंस बहुत कम रहा था, दूसरा जो डिवाइडर था वो एज अ बैरियर काम कर रहा था, जिसकी वजह से बहुत इफेक्टिवली रिट्रीट नहीं कर पाए, तो वो हमारे लिए डिसएडवांटेजियस था। बाकी पत्थरबाजी हर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में इन जनरल हम एंटिसिपेट करते हैं, उस हिसाब से प्रिपरेशन भी थी। ये सोचकर तकलीफ होती कि कैसे पुलिस वालों को घेर कर भीड़ ने मारा और पुलिस वाले मजबूरी में खामोश रहे। एसीपी अनुज कुमार अब रिकवर कर गए हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, लेकिन इस भीड़ में घायल हुए थे डीसीपी अमित शर्मा। वो अभी भी बिस्तर पर हैं, बोलने की स्थिति में नहीं है। डीसीपी अमित शर्मा 24 फरवरी को जब हॉस्पिटल पहुंचे थे उस वक्त होशो हवास में थे और उन्होंने अपनी वाइफ पूजा शर्मा से भीड़ के हमले के बारे में कुछ बातें शेयर की थी। आज अभय पाराशर के बातचीत में पूजा शर्मा ने जो बातें बताई उन्हें सुनकर आपको दुख भी हो, भी आएगा। जब अमित को लेकर गए थे हॉस्पिटल और मैं हॉस्पिटल पहुंची थी उनके पास में, तो उस समय वो कॉन्शियस स्टेट में थे और उन्होंने मुझे सारी चीज़ें बताई कि वहाँ पे एकदम सिंपल और पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था लेडीज़ का, जिसके अंदर में ज़्यादा लेडीज़ नहीं थी, अराउंड 1000 और 1200 लेडीज़ थी। और उन लोगों ने बातचीत करने के लिए अमित को अंदर बुलाया। एज अ सीनियर ऑफिसर अमित अंदर गए बड़ी हिम्मत करके और उनसे बातचीत करी। उन्होंने बातचीत कर ही रहे थे कि इतने में उन्होंने चारों तरफ से उन्होंने लेडीज़ ने घेर लिया, उन्होंने पथराव शुरू कर दिया, चारों तरफ से जेंट्स आ गए और एकदम से 1200 की भीड़ 30,000 में बदल गई। और उन्होंने हॉकी स्टिक्स का यूज़ किया है, आयरन रॉड्स का यूज़ किया है, नाइफ्स का यूज़ किया है, पिस्टल्स का यूज़ किया है इस पूरी घटना के अंदर में, जिसके अंदर आपको पता ही है कि रतनलाल जी को गोली लगी है और अमित को डॉक्टर ने बताया हमारे को कि उनको नाइफ्स लगी हैं, पूरी बॉडी पे इंजरीज थी और सर पे उनके जो है पत्थर नहीं लगे हैं, मेन उनके जो लगा है आयरन रॉड और हॉकी स्टिक्स लगा है, जिससे उनकी इंटरनल इंजरी हुई है। बीइंग अ पुलिस ऑफिसर वाइफ मैं बहुत स्ट्रांग हूँ इन सब चीज़ों के लिए, लेकिन हाँ एक अंदर से गुस्सा है कि एक पब्लिक के लिए जिसके लिए एक ऑफिसर खड़ा होता है, एक सेफ्टी देता है, पुलिस खड़ी होती है, वो लोग और वो पीसफुली बात करने के लिए अगर कोई जाते हैं बुलाते हैं, उन्हीं की रक्षा के लिए वो खड़े हैं। अमित ने भी मुझे ये कहा कि मैं तो उनके फायदे के लिए ही गया था, उनको समझाने ही गया था, उनकी सहायता करने ही गया था, लेकिन उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया मुझे नहीं पता। जिस इलाके का ये वीडियो है वहाँ के लोगों से आज हमारी संवाददाता मीनाक्षी जोशी ने बात की। पुलिस पर भीड़ के हमले के चश्मदीद ने कहा कि उस दिन पूरी प्लानिंग के साथ पुलिस पर हमला हुआ था। इलाके में पहले से महिलाओं को पत्थरों के साथ बैठाया गया था। इलाके के सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए गए थे और इसके बाद पुलिस को दो तरफ से घेर कर हमला किया गया। पुलिस बल आया हुआ था, लेकिन पुलिस बल बहुत कम तादाद में था और लोगों संख्या रही होगी जी बहुत मुश्किल से 25 से 30। और जो दंगाई थे वो कितनी संख्या में? दंगाइयों की तो गिनती नहीं थी, हजारों के आसपास होंगे, हजारों में संख्या थी। अच्छा, यही की ये वीडियो है, ये इधर की साइड ही बिल्कुल ही पुलिस को डंडों से मारा, हथियारों से मारा और पुलिस बेचारी कम थी तो इस चक्कर में वो भाग के पुलिस वाले उधर जाने लगे। पहले यहाँ पे एक टेंट लगा हुआ था, यहाँ पे थी वो, उसके अचानक उसके बाद में क्या हुआ, ये सड़क बंद कर दी और यहाँ पे सब बैठ गए। उसके बाद में काफ़ी लोग अंदर की तरफ से 23 नंबर की गली से काफ़ी लोग हथियार ले लेके बड़े बड़े डंडे लेके गलियों से आ रहे थे और यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे। पब्लिक की संख्या इतनी थी और उनके हाथ में ईंट पत्थर डंडे सब इतने थे कि हम उनके सामने आके क्या करते, रोड वोड लेकर आए थे, वो तो खाली प्रशासन कम था तो उस पर हैवी हो गए, उन पर पत्थरबाजी चालू कर दी। मैं यहाँ थी अंदर ऑफिस में, यही इसी ऑफिस में काम करती हूँ। हाँ, मैं इसी ऑफिस में काम करती हूँ और रहती मैं बगल वाली गली में ही हूँ। तो यहाँ पे काफी तादाद में काफी गुंडे बन के आए वो डंडे ले लेके।
अच्छा, आप ये बता रही है ऑफिस में उस वक्त तो यहाँ पे कई सारी पुलिस क्योंकि गश्त पे आ चुकी थी, तो ऑफिस भी कई बंद करवाए गए होंगे। ऑफिस बंद नहीं करवाए, पुलिस ने कुछ नहीं कहा। जो लोग डंडे वगैरह लेकर आए थे उन्होंने कहा कि ऑफिस टूटेगा, ये शीशे तोड़ रहे थे वो। सारी जितने भी कैमरे हैं सारे कैमरे हटा दिए इन्होंने, कल ही लगवाया अपना कैमरा सारे। अच्छा, ये कैमरा जो अभी यहाँ पर है उस दिन ये कैमरा भी नहीं था? नहीं, इन्होंने सारे कैमरे तोड़ दिए थे, यहाँ से सारे कैमरे तोड़े, फिर ये शीशे तोड़ रहे थे तो मैंने अपना शटर डलवा दिया था। कितनी प्लानिंग की गई थी इसका अंदाजा आपको लग सकता है। दिल्ली के दंगों के बारे में लोकल लोग कहते हैं कि दंगाई बाहर से आए, उन्होंने लोकल लोगों को प्रोवोक किया, साथ लिया। आज इसके कई सबूत मिले। 25 फरवरी को जो कुछ हुआ था उसका वीडियो हमें आज मिला। इस वीडियो में हेलमेट पहने कुछ दंगाई फायरिंग करते दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें मौजपुर के पास विजय पार्क के इलाके की हैं। इलाके में ये लोग अपनी गली में दंगाइयों को घुसने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इसी दौरान दंगाइयों के बीच हेलमेट पहने एक शख्स आया और गली में फायरिंग करने लगा। वीडियो में साफ दिख रहा है कि इस दंगाई ने 3 बार गोली चलाई। इस वीडियो की जांच की इंडिया टीवी के संवाददाता जतिन शर्मा ने। उन्होंने इस जगह को ढूंढ निकाला जहां 25 फरवरी के दिन हेलमेट पहने दंगाई ने 3 बार गोली चलाई थी। जतिन शर्मा ने मौजपुर के कुछ लोगों से उस दिन की घटना के बारे में पूछा। इन लोगों ने कहा कि दंगे में जो लोग भी शामिल थे वो बाहरी थे। मेट्रो पिलर के नीचे फायरिंग के इस वीडियो की जांच करते हुए हम पहुंचे हैं मौजपुर इलाके में, क्योंकि जो वीडियो दिख रहा है उस वीडियो में मेट्रो का कुछ इसी तरीके से जो पिलर है वो दिख रहा है और उस पिलर के दूसरी तरफ से वो वीडियो पूरा बनाया जा रहा है। जिस वीडियो की हम पड़ताल कर रहे हैं उसमें एक नीले रंग का जो बैनर है वो दिखाई देता है। दरअसल ये नीले रंग का बैनर हमें यहाँ पर दिखाई दिया और जब हम उससे आगे बढ़ते हैं नीले रंग के बैनर के ठीक आगे जो हरे कलर का एक और बैनर था जिसके बगल की गली में जो बदमाश फायरिंग करते हुए इस वीडियो में नजर आ रहे हैं। हमने देखा है कि यहाँ पे हरे कलर का जो दांतों का अस्पताल का बैनर है वो भी यहाँ पर लगा हुआ है और यही वो गली है जिसके अंदर लाल कलर की जो टी शर्ट पहने लड़का था वो फायरिंग करता हुआ नजर आता है। 2 बार फायरिंग करने की कोशिश करता है लेकिन फायरिंग नहीं कर पाता, लेकिन तीसरी बार जब कोशिश करता है तो अंदर जो लोग अपनी गली को बचाने के लिए खड़े हुए थे उनकी तरफ फायरिंग कर देता है। इसमें कोई यहाँ का लोकल इन्वॉल्व नहीं था, कोई इन्वॉल्व नहीं था, बाहर के बंदे थे। उस बंदे ने अंदर फायर करा यहाँ पे आके 3 बार, आप देखो वीडियो में। फायर करने के बाद जो मिस फायर हुए उसके 2, उसके बाद एक तीसरा फायर एक बंदे को लगा, वो मर गया बेचारा। अभी ये देखो कि शगुन स्वीट ये भी लेटेस्ट खुला है, अभी इसको भी लूटा गया, इसका भी सारा तोड़ फोड़ गया। ये डेंटल इम्प्लीमेंट ये भी लास्ट ईयर खुला है, ये इसको भी तोड़ा गया है। ये जैन फर्नीचर है, इसको भी तोड़ा गया। मतलब एक कम्युनिटी को टारगेट करके नहीं तोड़ा गया, ये सिर्फ उधम हुआ है। विजय पार्क एक एरिया है जो सेफ रहा, अदरवाइज जो सराउंडेड है वो सारा बर्न हुआ है। और कौन थे क्या थे कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है, किसी का नहीं पता कि कौन लोग थे। वो जो लड़का मैं है वो यहाँ मैं यहाँ से यहाँ तक आ गए थे, वो अंदर तक घुसे तो वो शीशे तक का तोड़ा, इस मकान का जो है ना फर्स्ट मकान का, उसका शीशे तक का तोड़ दिया अंदर से। तो सब नकाब पहने हुए थे, हेलमेट ओढ़े, जी सब हेलमेट ओढ़े थे। दिल्ली में जो दंगे हुए उनमें सबसे भयानक तरीके से हत्या की गई आईबी के अफसर अंकित शर्मा की। अंकित शर्मा की बॉडी पर 400 घावों के निशान थे। इस हत्या का इल्जाम ताहिर हुसैन पर है। ताहिर हुसैन कई दिन से गायब थे, आज पुलिस ने इन्हें अरेस्ट कर लिया। असल में आज ताहिर हुसैन अपने वकीलों के साथ अदालत पहुंचे, जहां सरेंडर की अर्जी लगाई जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया और इसके बाद पुलिस ने ताहिर हुसैन को अरेस्ट कर लिया। ताहिर हुसैन के खिलाफ पुलिस ने 3 केस भी दर्ज किए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल ने आज पुलिस अफसरों का हौसला बढ़ाया, उन्हें प्रेरित किया। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में एनएसए अजीत डोवल ने युवा पुलिस अफसरों से कहा, जब तक पुलिस मजबूत है, मुस्तैद है, तब तक लोकतंत्र को कोई खतरा नहीं हो सकता। Law making is the most sacrosanct job in a democracy, which is done not by a imperial this thing or by from the pulpit of this thing from a religious leader, but it is done by the representatives of the people. And you are the enforcers of that law. So you are the watchdog where if you fail, democracy fails. If you are not able to enforce the, you are the law enforcing agencies.
If you cannot enforce the law, then making of that law is immaterial. A law is as good as it is executed on the ground. हमारी पुलिस की मुसीबत देखिए, उनकी मजबूरी समझिए। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कह रहे हैं कि सरकार तो कानून बनाती है, लेकिन उसे इम्प्लीमेंट करने का काम पुलिस का है और पुलिस को ये काम जिम्मेदारी से करना चाहिए। लेकिन हमने देखा, दंगा हुआ, तस्वीरों में साफ दिखता है पुलिस कम थी, लोग ज़्यादा थे, पुलिस पर हमला कर रहे थे। दुनिया के किसी भी मुल्क में अगर ऐसा होता तो पुलिस गोली चलाती और कोई सवाल नहीं पूछता। हमारे यहाँ कानून में पुलिस को आत्मरक्षा में गोली चलाने का हक दिया गया है, लेकिन हमारे यहाँ सवाल पूछने वाले इतने ज़्यादा हैं। दंगा करने वालों ने महिलाओं और बच्चों को ढाल बनाया, पुलिस ने संयम बरता, समझदारी दिखाई, अपनी छाती पर, अपने सिर पर पत्थर खाए, घायल होकर पुलिस अफसर हॉस्पिटल पहुंचे। एक पुलिस अफसर की मौत हो गई, लेकिन न पुलिस ने लाठी चलाई न गोली चलाई। तो क्या इस संयम की तारीफ नहीं होनी चाहिए? पुलिस की इस मजबूरी को देखकर मुझे दुख हुआ। हम में से कोई भी सिचुएशन में होता तो क्या करता, लेकिन शायद पुलिस वालों को मालूम है अगर उनकी गोली से एक भी औरत, एक भी बच्चे की मौत हो गई होती तो सस्पेंड हो जाते, इंक्वायरी कमीशन बैठता, जिंदगी भर अदालत के चक्कर काटते रहते और किसी कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिलती। मुझे लगता है इस सिचुएशन पर विचार करना चाहिए और ह्यूमन राइट्स की बात करने वालों को इन तस्वीरों से सबक सीखना चाहिए। एक तरफ पुलिस का संयम देखिए और दूसरी तरफ मैं आपको दिखाता हूं आज हमारे एमपीज की बेसब्री। जो पार्लियामेंट डिबेट के लिए बनी है, चर्चा के लिए बनी है, वहां हमारे एमपीज ने जरा भी संयम नहीं बरता, पार्लियामेंट को अखाड़ा कर दिया। ये तस्वीर भी दुख देने वाली है। दिल्ली के दंगों पर चर्चा की मांग को लेकर विरोधी दलों ने पार्लियामेंट में हंगामा किया। यह हंगामा 2-3 दिन से चल रहा है, लेकिन आज हंगामे के दौरान कांग्रेस के सांसदों ने संसदीय परंपरा की सारी मर्यादा तोड़ दी। कांग्रेस के मेंबर्स लोकसभा स्पीकर की टेबल से पेपर्स उठाकर फाड़ने लगे। इस वजह से कांग्रेस के 7 एमपीज को पूरे सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया गया। जिन सांसदों को निलंबित किया गया उनमें गौरव गोगोई, टीएन प्रतापन, डीन कुरियाकोस, बेनी बहनन, मणिकम टैगोर, राजमोहन उन्नीथन और गुरजीत सिंह औजला शामिल हैं। सरकार ने इन सांसदों की मेंबरशिप खत्म करने की मांग की, जिसके बाद स्पीकर ने कांग्रेस के एमपीज की सदस्यता को खत्म करने के लिए एक जांच समिति बनाने को मंजूरी दे दी। जिस वक्त कांग्रेस के एमपीज ने हंगामा किया, उस वक्त लोकसभा स्पीकर की चेयर पर मीनाक्षी लेखी बैठी थी। मीनाक्षी लेखी ने कहा कि कांग्रेस सांसदों ने आज जो किया वो पहले कभी नहीं हुआ। आज लोकसभा की तस्वीरें देखकर ऐसा लगा जैसे हमारे एमपीज ने इस बात की चिंता नहीं की कि दंगे में जो लोग मरे उनके सेंटिमेंट क्या हैं। आगे ऐसे दंगे ना हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, पुलिस को क्या डायरेक्शन देनी चाहिए। उन्होंने तो शायद ये भी नहीं देखा कि पुलिस ने किस तरह मजबूरी में पत्थर और डंडे खाए। अगर पुलिस के लिए कानून में बदलाव की जरूरत है तो क्या होना चाहिए। एमपीज का ध्यान सिर्फ इस बात पर था कि दिल्ली में हुए दंगों के लिए सरकार को कैसे एम्बेरस किया जाए, कैसे इस्तीफे मांगे जाए। मेरा कहना है कि अमित शाह का इस्तीफा तो चर्चा और बहस के दौरान भी मांगा जा सकता है, सरकार से जवाब अपनी तकरीरों में भी मांगा जा सकता है, लेकिन एमपीज ने हंगामा करना बेहतर समझा। स्पीकर के लाख समझाने के बाद भी वो बेकाबू हो गए। आज मध्य प्रदेश से कांग्रेस के लिए बुरी खबर आई। मध्य प्रदेश में आज कांग्रेस के एक एमएलए हरदीप सिंह डंग ने इस्तीफा दे दिया। हरदीप सिंह ने अपने रेजिग्नेशन लेटर में मुख्यमंत्री कमलनाथ और विधानसभा के स्पीकर को बताया कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया। अपने इस्तीफे में उन्होंने सरकार पर, मंत्रियों पर अपनी और अपने क्षेत्र की अनदेखी करने का आरोप लगाया। हरदीप सिंह ने कहा वो न तो कमलनाथ गुट के हैं, न सिंधिया गुट के और न ही दिग्विजय के। वो सिर्फ कांग्रेस के सामान्य नेता हैं, इसलिए कोई उनकी बात नहीं सुनता। उनके असेंबली इलाके में काम नहीं करवाए जाते। उन्हें न तो भोपाल में ढंग का घर दिया गया और न ही उन्हें अहमियत मिल रही है। कांग्रेस के नेताओं को शक है कि वो बीजेपी के संपर्क में है। हरदीप सिंह मंदसौर जिले के सुवासरा विधानसभा सीट से एमएलए हैं और पिछले 3 दिन से अनट्रेसेबल थे। वैसे कांग्रेस की एक और विधायक की खबर नहीं है। भोपाल की टीटी नगर विधानसभा सीट से एमएलए बिसाऊलाल साहू 3 दिन से लापता हैं। अब उनके परिवार वालों ने थाने में
गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। असली बात तो है कि बहुत सारे एमएलए बीजेपी के संपर्क में हैं। राज्यसभा का चुनाव होने वाला है और हो सकता है कि बीजेपी की कोशिश हो इनमें से कई एमएलए बीजेपी में शामिल हो जाएं, उनका साथ दें। निर्भया के दोषियों की फांसी का दिन तय हो गया। उन्हें 20 मार्च को फांसी पर लटकाया जाएगा। इसकी डिटेल्स ब्रेक के बाद। आज अदालत ने आदेश दिया कि निर्भया के कातिलों को 20 मार्च को सुबह 5:30 बजे फांसी के फंदे पर लटकाया जाए। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आज फाइनल डेथ वारंट जारी कर दिया। चारों दोषियों के सारे लीगल ऑप्शंस कल ही खत्म हो गए थे। आज भी दोषियों के वकील ने मामले में देरी करवाने की कोशिश की, लेकिन कोर्ट ने बात नहीं सुनी और डेथ वारंट जारी कर दिया। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले 3 बार डेथ वारंट जारी किया गया था, लेकिन लीगल ऑप्शन बचे होने की वजह से फांसी टलती रही। लेकिन अब सारे कानूनी विकल्प खत्म हो चुके हैं। इसके बाद माना जा रहा है कि आज जारी किया गया चौथा डेथ वारंट फाइनल होगा और इन चारों दोषियों को 20 मार्च सुबह 5:30 बजे फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा। जयपुर में आज जमकर ओले गिरे, शहर की सड़कें सफेद हो गई। इसकी तस्वीरें ब्रेक के बाद। राजस्थान के कई शहरों में आज जबरदस्त बारिश हुई और ओले पड़े। जयपुर, हनुमानगढ़ और जैसलमेर समेत कई जगहों पर जमकर ओले गिरे। जयपुर में तो लगातार तीसरे दिन बरसात हुई, लेकिन आज ओले गिरे। बारिश और हेल स्टॉर्म का सिलसिला करीब 40 मिनट तक चला। शहर के कई इलाकों में पानी भर गया, जिससे जाम किया गया। आज की बात में इतना ही। दिल्ली दंगों पर इंडिया टीवी रिपोर्टर्स ने एक डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें वायरल वीडियो की पूरी तहकीकात है, आई विटनेस से बातचीत है। पंकज भार्गव के साथ देखिए दिल्ली दंगों पर हमारी स्पेशल रिपोर्ट।